यस। तो दोस्तों, आज की क्लास का अपना जो टॉपिक है, ये अपनी एक नई यूनिट अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि विगत क्लासों में आप देख चुके हैं, आज की जो यूनिट है अपनी, इस यूनिट का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की अपन बात करते हैं, बोले तो पाचन तंत्र की हम बात करते हैं। पाचन तंत्र वाले टॉपिक से अपन प्रारंभ कर रहे हैं इस क्लास को। यस। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि हम यहाँ पर इस डाइजेस्टिव सिस्टम को, बोले तो पाचन तंत्र वाले इस यूनिट को दो पार्ट्स में अपन पढ़ेंगे। तो पूरे पाचन तंत्र को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं और दोनों भागों में क्या क्या अपन पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स को अपन पढ़ेंगे, ये बात अपन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये बता देता हूं कि पार्ट ए, जिसमें अपन पढ़ेंगे आहार नाल, बोले तो एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल पढ़ेंगे पार्ट एक के रूप में। और पाचन तंत्र का जो दूसरा भाग अपन पढ़ेंगे, वो अपन पढ़ेंगे दोस्तों भोज्य पदार्थ। यस। तो इन दो पार्टों में हम कंप्लीट इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला अपन ने यहाँ पर लिखा है आहार नाल, बोले तो एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा जो टॉपिक अपना वो है भोज्य पदार्थ, बोले तो फूड सबस्टांस। आहार नाल में हम क्या पढ़ेंगे, तो आहार नाल में आपको बता देता हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। आहार नाल में हम ये डायग्राम जो है ये कंप्लीट अपन पढ़ने वाले हैं। ये वाला जो डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये अपन पढ़ेंगे इस एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल में। यस। दोस्तों, यहाँ पर मैं इसका नॉमिनेशन कर देता हूँ। ये सबसे प्रारंभिक जो भाग है ये है माउथ, यानी कि मुख है। ये जो नलिका है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका नाम है ओइसोफेगस, बोले तो ग्रासनाल। ये जो फूला हुआ भाग है, इस भाग को अपन कहते हैं मित्रों स्टमक, बोले तो आमाशय, ये आमाशय वाला भाग है। आमाशय के बाद में जो आगे वाला भाग है, यहां से लेकर और यहां तक, ये जो सी के जैसा मुड़ा हुआ भाग है, ये वाला पार्ट जो सी के जैसा मुड़ा हुआ है, ये भाग कहलाता है ड्यूडीनम। ड्यूडीनम कहलाता है। ड्यूडीनम से अगला भाग जो कुंडलित भाग है, यहां से लेकर और यहां तक का ये जो कुंडलित भाग है दोस्तों, ये जेजुनम कहलाता है, जेजुनम। और अंतिम भाग, ये जो सीधा भाग है अंतिम, ये आखिरी वाला भाग यहां से लेकर यहां तक वाला, ये इलियम कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है मित्रों इलियम। ये इलियम वाला भाग कहलाता है। क्लियर? तो ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, ये तीनों मिलकर कहलाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहलाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाते हैं, छोटी आंत्र कहलाती है। यहां से ये वाला जो पोर्शन है इधर दाएं वाला, ये कहलाता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कहलाता है। और जिस गोल भाग में ये छोटी आंत्र का अंतिम भाग इलियम आकर ओपन होता है, इस गोल भाग को दोस्तों सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। और इस सीकम के बाईं ओर ये वाला जो भाग है, ये जो नलिका आपको दिखाई दे रही है, ये नलिका बड़ी आंत्र कहलाती है। क्या कहलाती है? बड़ी आंत्र कहलाती है, बोले तो लार्ज इंटेस्टाइन कहलाती है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाला ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कहलाता है अपना बड़ी आंत्र। और ये बड़ी आंत्र का अंतिम भाग, और ये अंतिम भाग कहलाता है एनस, बोले तो गुदा। क्या कहलाता है? गुदा कहलाता है। बड़ी आंत्र का अंतिम भाग क्या कहलाता है? गुदा कहलाता है। तो हम आहार नाल में इस डायग्राम के बारे में बात करेंगे, जितने भी वर्डिंग अपन ने यहाँ पर लिखी है इनके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, भोज्य पदार्थ में हम किन किन पदार्थों की बात करें तो वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। भोज्य पदार्थ में एक हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। किसकी बात करेंगे? कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे।
दूसरी अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे दोस्तों प्रोटीन की। इसके बाद अपन जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे वसा की। वसा के बाद हम बात करेंगे दोस्तों विटामिन्स की। विटामिन्स के बाद हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो बात करेंगे खनिज तत्व की। खनिज तत्व, और खनिज तत्व के बाद हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे जल की। किसकी बात करेंगे? जल। तो ये जितने भी टॉपिक यहाँ ये सारे के सारे टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं किसमें? भोज्य पदार्थ में। किसमें पढ़ने वाले हैं? भोज्य पदार्थ वाले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो दोस्तों जितना भी अभी आपको स्लाइड पे अक्षर लिखे हुए दिख रहे हैं, ये सारे एक एक करके हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे और इन्हीं की डिटेल के साथ अपना ये जो यूनिट है ये कंप्लीट होएगा। तो यस, हमें समझ में आ गया कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने को 2 पार्ट में पढ़ना है। ओके, चलिए तो प्रारंभ करते हैं अपना पहला पार्ट। और जो पहला पार्ट है दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम का, आहार नाल। क्या है? आहार नाल। और आहार नाल में हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है मुख। आहार नाल का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है? आहार नाल का प्रारंभिक भाग मुख कहलाता है। क्या कहलाता है? आहार नाल का प्रारंभिक भाग कहलाता है मुख कहलाता है, माउथ कहलाता है। दोस्तों ये जो मुख है, इस मुख में 2 संरचनाएं पाई जाती हैं। कितनी संरचनाएं पाई जाती हैं? 2 संरचनाएं पाई जाती हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि मुख हमारी आहार नाल का सबसे प्रारंभिक भाग है। क्या है? प्रारंभिक भाग। आहार नाल का जो प्रारंभिक भाग है, ये प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है? ये प्रारंभिक भाग मुख कहलाता है। और इस मुख में 2 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनमें एक संरचना का नाम है दोस्तों जीभ यानी कि टेंग्यू, और दूसरी संरचना का जो नाम है वो है दांत, बोले तो टीथ। तो जीभ और दांत, ये 2 संरचनाएं जो है ये पाई जाती हैं हमारे किसमें? मुख में। सबसे पहले अपन बात यहाँ से प्रारंभ करते हैं जीभ से, बोले तो टेंग्यू से। जीभ, टेंग्यू जो है दोस्तों, जीभ जो है ये एक मांसल संरचना है। पहली बात आती है कि जीभ क्या है? तो जीभ मांसल संरचना है। जीभ क्या है? मांसल संरचना है। क्लियर? ये मांसल संरचना है, यानी कि ये मांस की बनी होती है, अर्थात इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि जीभ बोनलेस होती है। क्या होती है? जीभ जीभ बोनलेस होती है, जीभ में हड्डी नहीं पाई जाती है। यदि हम जीभ का मुख्य कार्य देखें तो जीभ का जो मुख्य कार्य है, ये मुख्य कार्य है दोस्तों स्वाद का ज्ञान करवाना। जीभ का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है स्वाद का ज्ञान करवाना। स्वाद का ज्ञान, जीभ का मुख्य कार्य है स्वाद का ज्ञान करवाना। अब बात आती है कि जीभ का मुख्य कार्य स्वाद का ज्ञान करवाना है, तो जीभ में ऐसी कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं जो स्वाद का ज्ञान करवाती है? ये है अपनी जीभ दोस्तों। थोड़ा सा सही बना देता हूं। यस, ये अपनी टेंग्यू है। और जीभ जो है इसमें कुछ संरचनाएं ऐसे धागे नुमा होती है, कुछ संरचनाएं जो होती हैं वो बिंदु नुमा होती है। कैसी होती हैं? कुछ बिंदु नुमा संरचनाएं होती हैं। दोस्तों ये धागे नुमा और बिंदु नुमा जो संरचनाएं हैं, ये संरचनाएं क्या कहलाती हैं? ये संरचनाएं कहलाती हैं स्वाद कलिकाएं। क्या कहलाती हैं? स्वाद कलिकाएं कहलाती है। स्वाद कलिकाएं कहलाती है। क्लियर? यस। अब स्वाद कलिकाएं जो है इनको हम कहते हैं पेपीला। क्या कहते हैं स्वाद कली को? स्वाद कलिकाओं को पेपीला कहा जाता है। और ये जो पेपीला होती हैं, ये पेपीला ही वो संरचनाएं हैं जो हमें स्वाद का ज्ञान करवाती हैं। पेपीला ही वो संरचनाएं जो हमें स्वाद का ज्ञान करवाती हैं। और मैं बता दूं आपको कि जीभ का सबसे अग्रिम भाग, सबसे आगे वाला जो भाग है, ये हमें मीठे स्वाद का ज्ञान करवाता है। किसका ज्ञान करवाता है? मीठे स्वाद का ज्ञान करवाता है। जबकि जीभ का सबसे पीछे वाला जो भाग है, ये हमें कड़वे स्वाद का ज्ञान करवाता है। किसका ज्ञान करवाता है? कड़वे स्वाद का ज्ञान करवाता है। मीठे से पीछे वाला
हमें नमकीन स्वाद का ज्ञान करवाता है, और दोस्तों इससे पीछे वाला भाग हमें खट्टे स्वाद का ज्ञान करवाता है। क्लियर? यस। सामान्यतः तो ऐसे पासरों में होते हैं ये खट्टे वाले और नमकीन वाले, लेकिन डायग्राम में इसी तरीके से अपन समझते हैं। ठीक है, तो सबसे आगे वाला जो भाग है ये हमें ज्ञान करवाता है मीठे स्वाद का, और सबसे पीछे वाला जो भाग है ये हमें ज्ञान करवाता है मित्रों किसका? कड़वे स्वाद का ज्ञान करवाता है। इससे मीठे से पीछे वाला नमकीन का, और इससे पीछे वाला जो है वो खट्टे स्वाद का ज्ञान करवाता है। यस। अब देखिए, अब हमने कहा कि जीभ का जो मुख्य कार्य है, ये मुख्य कार्य क्या है? तो जीभ का मुख्य कार्य स्वाद का ज्ञान करवाना है, लेकिन जीभ के अन्य कार्य भी हैं। तो अन्य कार्य क्या है वो अपन यहां पर देख लेते हैं। तो जीभ के अन्य कार्य, तो जीभ के अन्य कार्यों पर यदि हम प्रकाश डालें तो जीभ के जो अन्य कार्य है उनमें पहला कार्य है दोस्तों बोलने में सहायक। किसमें सहायक? बोलने में सहायक। जीभ बोलने में सहायक होती है, जीभ बोलने में सहायता करती है। किस तरह से करती है तो मैं बता देता हूं। ये है हमारे कंठ। क्या है? कंठ। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे कंठ है। ठीक है, यस, जिसको हम कहते हैं दोस्तों वॉइस बॉक्स। क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं। इस कंठ वाले भाग में इस तरह से कुछ तंतुनुमा संरचनाएं होती हैं, और ये जो तंतुनुमा संरचनाएं होती हैं इनको कहते हैं वीसी। वीसी बोले तो वोकल कॉर्ड। क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड होते हैं, और इन वोकल कॉर्ड को ही हम कहते हैं वाक तंतु। क्या कहते हैं? वाक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड को ही वाक तंतु कहते हैं। दोस्तों ये जो वॉइस बॉक्स है, ठीक है, जिसको हम कंठ कहते हैं, कंठ, ठीक है, इसमें तंतुनुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम वोकल कॉर्ड कहते हैं, वाक तंतु कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो अंदर से आती है दोस्तों वायु। क्या आती है? अंदर से वायु निकलती है, अंदर से वायु निकलती है, और जैसे ही वायु ऊपर आती है तो दोस्तों वायु के कारण ये जो वाक तंतु है इनमें क्या होता है? कंपन होता है। क्या होता है? इनमें इनमें कंपन होता है। जैसे ही कंपन होता है तो यहाँ उत्पन्न होती है ध्वनि। क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। और हमारे मुख में जैसे ही ध्वनि मुख में जाती है तो आगे है दोस्तों हमारी टेंग्यू। कौन है? टेंग्यू है, हमारी जीभ है। ये जीभ आने वाली इस ध्वनि को एक निश्चित फ्रिक्वेंसी प्रदान करती है और हमें ध्वनि प्राप्त होती है जिसको हम समझ पाते हैं। क्लियर? यस। तो हम कह सकते हैं कि जीभ बोलने में भी सहायक है। क्या है? जीभ जीभ बोलने में भी सहायक है। ओके, यस। आगे हम कार्य देखें, अगला कार्य देखें दोस्तों। तो देखिए अगला कार्य क्या है, चलते हैं अगले कार्य की ओर। तो अगला कार्य देखिएगा, अन्य कार्यों में दूसरा जो कार्य है वो है भोजन में लार मिलाना। भोजन में लार मिलाना। भोजन में लार मिलाना ये कार्य भी किसका है? ये कार्य भी जीभ का है। किसका कार्य है? ये भी जीभ का कार्य है। जीभ का ये द्वितीय कार्य है। कौन से वाला? भोजन में क्या करना? लार मिलाना। क्लियर? यस। अब देखो भोजन में लार किस तरह से मिलाई जाती है तो इस बात को समझ लीजिएगा। हम मुख में भोजन को चबाते हैं, ये है हमारा मुख, और मुख में हम भोजन को क्या करते हैं? चबाते हैं। तो ये है मुख में भोजन। भोजन को हम चबाएंगे। चबाने के बाद क्या होगा दोस्तों? हम इस भोजन के अंदर जीभ से क्या मिलाएंगे? लार। जीभ से क्या मिलाते हैं? लार मिलाते हैं। जैसे ही भोजन में लार मिल जाती है, जैसे ही भोजन में क्या मिल जाती है? लार मिल जाती है, तो भोजन जो है ये नरम हो जाता है। भोजन कैसा हो जाता है? भोजन यूं कह दो नरम हो जाता है, या यूं कह दो लसलसा हो जाता है, और या यूं कह दो कि भोजन चिकना हो जाता है। कैसा हो जाता है? भोजन चिकना हो जाता है। क्लियर? यस। तो जब हम भोजन को मुख में चबाते हैं और मुख में चबाते हैं तो जीभ से उसको कभी इधर करते हैं कभी इधर करते हैं। ऐसा करने से भोजन के साथ मिल जाती है लार। क्या मिल जाती है? लार मिल जाती है। और भोजन में लार मिलने से भोजन नरम लसलसा या चिकना हो जाता है, जिस कारण से इस नरम लसलसे
या चिकने भोजन को निगलने में क्या होती है दोस्तों, आसानी होती है। निगलने में क्या होती है, आसानी। निगलने में आसानी। तो नरम, चिकने और लसलसे भोजन को निगलने में आसानी होती है। और भोजन को निगलने की जो क्रिया है, भोजन को निगलने की जो क्रिया है दोस्तों, ये क्रिया कहलाती है डिग्लूटिशन। क्या कहलाती है, भोजन को निगलने की क्रिया डिग्लूटिशन कहलाती है। डिग्लूटिशन कहलाती है। तो भोजन को निगलने की क्रिया क्या कहलाती है, भोजन को निगलने की क्रिया डिग्लूटिशन कहलाती है। और वह भोजन जिसको हम निगलते हैं, वह भोजन जिसको हम क्या करते हैं, निगलते हैं, ये कहलाता है दोस्तों निवाला। क्या कहलाता है, ये निवाला कहलाता है। या इसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं बोलस। क्या कह सकते हैं, बोलस कहलाता है। तो वह भोजन जिसको हमने मुख में चबाया है और मुख में चबाने के बाद उसमें लार मिलाकर निगल गए, तो जो भोजन निगला जा रहा है वो बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। और भोजन को निगलने की क्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है डिग्लूटिशन। यस, जीभ के अन्य कार्यों में नंबर 3, तीसरा कार्य हम देखें तो तीसरा कार्य है दोस्तों कुत्ते में ताप नियंत्रण करना। कुत्ते में क्या करना, ताप नियंत्रण। कुत्ते में ताप नियंत्रण करना। क्लियर, यस। तो जीभ कुत्ते में ताप नियंत्रण करती है। कैसे करती है तो बताता हूं दोस्तों। कुत्ता जो है वो अपनी जीभ के माध्यम से, किसके माध्यम से, जीभ के माध्यम से शरीर की अत्यधिक जो उष्मा होती है उस उष्मा का निष्कासन करता है। क्या करता है, निष्कासन करता है, उष्मा को बाहर निकालता है। क्यों, क्योंकि कुत्ते में स्वेट ग्लैंड नहीं होती है। क्या नहीं होती है, स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड नहीं होती है, स्वेट ग्लैंड अनुपस्थित होती है, इस कारण उसमें पसीना तो आएगा नहीं। और फिर वो अपने शरीर की अधिक उष्मा को कहां से निकाले, तो वो अपने शरीर के अत्यधिक उष्मा को जीभ के द्वारा, किसके द्वारा, जीभ के द्वारा बाहर निष्कासित करता है। क्लियर। तो यहीं से कई बार एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यदि, प्रश्न क्या पूछ लेगा, यदि कुत्ते के मुंह को, यदि कुत्ते के मुंह को रस्सी से बांध दिया जाए, कुत्ते के मुंह को रस्सी से बांध दिया जाए, कुत्ते के मुंह को रस्सी से बांध दिया जाए, तो यदि कुत्ते के मुंह को रस्सी से बांध दिया जाए तो इसके शरीर की, तो इसके शरीर की कौन सी क्रिया, तो इसके शरीर की कौन सी क्रिया प्रभावित होगी, कौन सी क्रिया प्रभावित होगी। ये प्रश्न आपको यहां से पूछ सकता है। टेक्निकल सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है कि यदि कुत्ते के मुंह को रस्सी से बांध दिया जाए तो इसके शरीर की कौन सी क्रिया प्रभावित होगी। तो यहां पर अपने को साफ साफ समझ में आ रहा है कि यदि कुत्ते के मुंह को रस्सी से बांध देंगे तो कुत्ता जो है वो अपनी जीभ बाहर नहीं निकाल पाएगा। और कुत्ता यदि अपनी जीभ बाहर नहीं निकाल पाएगा तो क्या होगा, वो शरीर की अत्यधिक उष्मा का निष्कासन नहीं कर पाएगा। और उष्मा का निष्कासन नहीं कर पाएगा तो मित्रों क्या होगा, हमें पता है, ताप नियंत्रण नहीं हो पाएगा। क्लियर। तो ये 3 अन्य कार्य हमने जीभ के देखे, जिसमें पहला था बोलने में सहायता करना, दूसरा था भोजन में लार मिलाना, और तीसरा था दोस्तों कुत्ते में ताप नियंत्रण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें इसमें अपन और देख लेते हैं कि ये जो हमारी जीभ होती है, मनुष्य की जो जीभ होती है दोस्तों, ये जीभ नीचे वाले जबड़े से एक धागे नुमा संरचना से जुड़ी होती है। जीभ हमारे नीचे वाले जबड़े से, ये हमारा नीचे वाला जबड़ा है, ठीक है, और इस नीचे वाले जबड़े से
जीभ एक दागेनुमा संरचना से जुड़ी होती है। तो ये जो ग्रीन कलर का आपको दागेनुमा संरचना दिख रही है, ये क्या कहलाता है? तो इसका नाम है फ्रेनुलम। क्या नाम है? फ्रेनुलम। क्या नाम है मित्रों? फ्रेनुलम। तो अगर ये प्रश्न आपसे पूछ ले कि मनुष्य की जीभ नीचे वाले जबड़े से बंधी होती है या जुड़ी होती है किसकी सहायता से, तो वो हम कहेंगे फ्रेनुलम की सहायता से। किसकी सहायता से? फ्रेनुलम की सहायता से वो जुड़ी होती है। कई बार प्रश्न पूछता है कि क्या कारण है कि मेंढक अपनी पूरी जीभ बाहर निकाल लेता है, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर फ्रेनुलम अनुपस्थित होता है। क्या होता है? फ्रेनुलम अनुपस्थित। अब फ्रेनुलम नहीं होगा, फ्रेनुलम यदि नहीं होगा दोस्तों तो क्या होगा? फ्रेनुलम नहीं होगा तो मेंढक अपनी पूरी जीभ को बाहर निकाल पाए। क्लियर? यस। तो ये तो अपन ने बात की हमारे मुख के अंदर सबसे पहला जो पोर्शन था, सबसे पार्ट था जिसका नाम था जीभ। तो हमने जीभ की बात की। अब हम जो आगे बात करने वाले वो हम बात करने वाले हमारे मुख में पाए जाने वाले दूसरे पदार्थ की और दूसरे भाग की। और जो दूसरा भाग हमारे मुख में पाया जाता है वो है दोस्तों नंबर 2, टीथ। टीथ, टीथ बोले तो दांत। ठीक है, हम दांत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दांत की हम बात करते हैं। तो पहली बात जो परिचर्चा प्रारंभ होती है वो यहां से होती है कि मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं। मनुष्य के जीवन काल में दांत निकलते हैं कितनी बार? दांत निकलकर आते हैं 2 बार। और 2 बार दांत आने के कारण मनुष्य क्या कहलाता है? मनुष्य कहलाता है मित्रों द्विबारदंती। क्या कहलाता है? मनुष्य को द्विबारदंती कहते हैं। मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार निकलने के कारण मनुष्य को द्विबारदंती कहते हैं। दूसरी बात यह है कि मनुष्य के जो दांत हैं ये दांत मसूड़ों की गर्त में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मसूड़ों की गर्त में। मसूड़ों की गर्त में पाए जाते हैं। तो दांत मसूड़ों की गर्त में होते हैं इस तरह से। ये मसूड़े हैं दोस्तों, ये मसूड़ों की है गर्त और मसूड़ों की गर्त में दांत पाए जाते हैं इस तरह से। ये दांत है, ठीक है। तो दांत मसूड़ों की गर्त में पाए जाते हैं, इसलिए मनुष्य को कहते हैं गर्त दंती। क्या कहते हैं? गर्त दंती कहते हैं। बोले तो थिकोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? थिकोडोंट। थिकोडोंट कहते हैं, ठीक है। थिकोडोंट कहते हैं, गर्त दंती कहते हैं। ओके, यस। द्विबार दंती को डाइफाइडोंट कहते हैं। डाइफाइडोंट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, इस कारण मनुष्य द्विबार दंती कहलाता है। और दांत मसूड़ों की गर्त में पाए जाते हैं और मसूड़ों की गर्त में उपस्थित होने के कारण मनुष्य को गर्त दंती कहा जाता है। आगे हम बात करें तो दोस्तों दांत के बारे में हम बात कर सकते हैं। दांतों की संख्या के विषय में हमें पूछ सकता है। तो दांतों की संख्या की यदि हम बात करें तो दांतों की संख्या सामान्यतः आपसे पूछे कि कुल दांत कितने होते हैं, तो कुल दांत होते हैं 32। कितने होते हैं? 32। लेकिन एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न नहीं पूछेगा। एग्जाम में जब आपसे प्रश्न पूछेगा तो उसका तरीका कुछ यूं होगा। वो कहेगा कि बालक में दांतों की संख्या, तो बालक में दांतों की संख्या 20 होती है। क्लियर? यस। आपसे कहेगा वयस्क में दांतों की संख्या, तो वयस्क में दांतों की संख्या होती है दोस्तों 28। आपसे कहेगा कि आफ्टर 25 ईयर यानी 25 वर्ष की उम्र के बाद, 25 वर्ष की उम्र के बाद, तो 25 वर्ष की उम्र के बाद दांतों की संख्या होती है 32। कितनी? 32 होती है। 25 वर्ष की उम्र के बाद दांतों की संख्या कितनी होती है? दांतों की संख्या 32 होती है। क्लियर? यस। अब देखिए यहाँ एक खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रथम बार जो दांत आते हैं, दांत जो है हमने कहा 2 बार निकलते हैं। अब 2 बार दांत निकलते हैं, लेकिन इनमें जो पहली बार दांत आते हैं, प्रथम बार जो दांत निकलते हैं, ये प्रथम बार निकलने वाले दांत तो क्या कहलाते हैं? ये तो कहलाते हैं दोस्तों किसके दांत? दूध के दांत। क्या कहलाते हैं? दूध के दांत कहलाते हैं। और दूध के दांतों की संख्या हमेशा कितनी होती है? 20 होती है। यानी बालक में जो दांत पाए जाते हैं ये सारे के दूध के।
क्लियर? यस। यहीं से हम बात करते हैं कि जो दूसरी बार दांत निकलते हैं, ये दूसरी बार वाले दांत क्या कहलाते हैं? तो मित्रों ज्ञात रहे, दूसरी बार वाले जो दांत हैं, ये दूसरी बार वाले दांत कहलाते हैं स्थायी दांत, परमानेंट टिथ कहलाते हैं, स्थायी दांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? स्थायी दांत कहलाते हैं। और स्थायी दांतों की संख्या हम देख चुके कितनी होती है? 32 होती है। कितनी होती है? 32। तो बालक में सारे के सारे दूध के दांत हैं, इसलिए 20, वयस्क में 28 और 25 वर्ष के बाद दांत होते हैं वो होते हैं 32। कितने होते हैं? 32 दांत पाए जाते हैं। यहां तक का पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी में आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं आगे चल के दांत की संरचना की। किसकी बात करते हैं? दांत की संरचना। दांत की संरचना की हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की अपन बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मित्रों? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की हम यहां पर बात करते हैं कि दांत की संरचना कैसी होती है और इसमें क्या क्या पाया जाता है। यस। तो दांत की संरचना का मैं यहां डायग्राम बना के बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये वाले जो पोर्शन है ये तो है दोस्तों गम्स। क्या है? गम्स है, बोले तो मसूड़े। ओके। और हम ये चीज जानते हैं कि दांत मसूड़ों की गर्भ में स्थित होते हैं। यस। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो भाग है व्हाइट कलर का, ये वाला, इस पूरे भाग को क्या कहते हैं? इनेमल। क्या कहते हैं? इनेमल। इसका थोड़ा कलर मैं चेंज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सही तरीके से दिख जाए। यस। ये वाला जो भाग है दोस्तों, जिसे दांत का हम आवरण कहते हैं, ये वाला भाग इनेमल का बना भाग होता है। किसका बना भाग होता है? इनेमल का बना हुआ भाग होता है। तो ये इनेमल। और मैं बता दूं कि इनेमल ही शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। यही क्या होता है? शरीर का सबसे कठोर भाग। शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। शरीर का क्या होता है? सबसे कठोर भाग होता है। कौन? इनेमल। और इतना कठोर होता है किसी डेड बॉडी के जला देने के बाद भी वहां पर केवल शेष क्या बचते हैं? दांत शेष बचते हैं। क्लियर? ये इनेमल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3, बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और मित्रों एक चीज आपको यहां ध्यान रखनी है कि दांत का सबसे ऊपर वाला भाग क्राउन कहलाता है, जिसे शीर्ष भाग कहते हैं। और बीच वाला भाग जो है ये नेक पार्ट कहलाता है, जो ग्रीवा कहलाता है। और वह भाग जो मसूड़ों में धंसा होता है, यह भाग रूट कहलाता है, जड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? रूट कहलाता है, या बोल दो जड़ वाला भाग कहलाता है। तो दांत को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में एक शीर्ष भाग है, ग्रीवा वाला भाग है और जड़ वाला अंतिम भाग है। यस। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो देखिए, हमारा जो दांत होता है, इस दांत के अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनके अंदर दोस्तों इस तरह से ये कुछ तो होती हैं तंत्रिकाएं और कुछ होती हैं रक्तवाहिनियां। क्या होती हैं? कुछ तंत्रिकाएं होती हैं और कुछ क्या होती हैं? रक्तवाहिनियां होती हैं इस तरह से। ओके। यस। तो ये तो हो गई ब्लड वेसल्स, बोले तो रक्तवाहिनियां। और ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, ये वाला पोर्शन हो गया तंत्रिकाएं। क्या पाई जाती हैं? तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ये वाला भाग हो गया तंत्रिकाएं। ठीक है। तो तंत्रिकाएं और रक्तवाहिनियां जो है वो हमारे दांत में पाई जाती हैं।
बीच वाला जो भाग होता है, ये बीच वाला भाग, इस बीच वाले खाली भाग को तो कहते हैं पल्प गुहा। क्या कहते हैं? पल्प गुहा कहते हैं, बोले तो पल्प कैविटी कहते हैं। और इस पल्प कैविटी के अंदर जो द्रव पदार्थ भरा होता है, ये द्रव पदार्थ ही क्या होता है? ये द्रव पदार्थ पल्प द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? ये पल्प द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? पल्प द्रव कहलाता है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको प्रदर्शित कर रहा हूँ, आपको दिख भी रहा है। ये वाला भाग जो है ये कहलाता है पल्प द्रव। क्लियर? यस। ओके, अब आइए आगे अपन चलते हैं इसी में। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने ये चीज देख ली कि दांत के 3 भाग है। ठीक है, सबसे ऊपर जो आवरण होता है वो इनेमल होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। बाकी हमने चीजें देख ली। लेकिन कभी कभार क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये जो हमारा दांत का रूट वाला भाग है, दांत का कौन सा भाग है? दांत का जो रूट वाला भाग है, इस रूट वाले भाग में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इस तरीके से एक कैनाल क्या बन जाती है, कभी कभी इस तरीके से एक कैनाल बन जाती है, एक नलिका बन जाती है। क्या बन जाती है? कैनाल बन जाती है, यूं कह दो एक नलिका बन जाती है। ठीक है, और ये जो नलिका इस दांत वाले भाग में, रूट वाले जड़ वाले भाग में बन गई, ठीक है, तो जब कुछ ठंडा या गर्म पदार्थ लेते हैं तो ये ठंडा या गर्म पदार्थ सीधा किसके संपर्क में आता है? सीधा हमारी तंत्रिका के संपर्क में आता है। किसके संपर्क में आता है? ठंडा या गर्म पदार्थ जो भी हम लेते हैं दोस्तों, ये सीधा हमारी तंत्रिका के संपर्क में आता है। और ये पदार्थ जब सीधा तंत्रिका के संपर्क में आएगा तो हमें ठंडे और गर्म का अनुभव होगा और हम कहेंगे कि सेंसिटिविटी हो गई। क्या हो गई? सेंसिटिविटी होगी, अति संवेदनशीलता हो जाती है, जिस कारण से ना तो हम ठंडा पदार्थ ले सकते हैं और ना ही हम गर्म पदार्थ ले सकते हैं। यानी कि भोजन और लिक्विड पदार्थ लेने में हमें समस्या या झंझनाट दांतों में होने लगती है। तो इस समस्या को सोल्व करने के लिए, इस समस्या के हल के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो डॉक्टर हमारा जो ट्रीटमेंट करता है वो करता है दोस्तों RCT का ट्रीटमेंट। किसका ट्रीटमेंट करता है? डॉक्टर RCT का ट्रीटमेंट करता है। अब RCT का पूरा नाम एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसका पूरा नाम है रूट केनाल ट्रीटमेंट। रूट केनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, RCT का पूरा नाम क्या है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट है। देखो, रूट वाले भाग में, जड़ वाले भाग में क्या बन गई? कैनाल बन गई। क्या बन गई मित्रों? कैनाल, यानी एक नलिका बन गई। तो रूट वाले भाग में कैनाल बन गई, नलिका बन गई, इस कैनाल का ट्रीटमेंट करना ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहलाता है। और अक्सर यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि RCT का संबंध, RCT का संबंध किससे है? तो RCT का संबंध दांत के जड़ वाले भाग से है। दांत के जड़ वाले भाग से। ठीक है, तो RCT का संबंध किससे? दांत के जड़ वाले भाग से है। तो इस तरह से हमने ये देखी हमारे दांत की संरचना क्या होती है। ये टीथ की स्ट्रक्चर होती है। आपको बात समझ में आ गई हो। वीडियो आपके यहाँ पर सेव रहते हैं, इसलिए आप अगर वीडियो को दोबारा भी चाहें तो आराम से यहाँ से वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं। दोस्तों, जब भी आपको कोई वीडियो या कोई क्लास समझ में नहीं आए तो उसको बार बार देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा। जितनी बार आप लोग उसको देखेंगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आता जाएगा, याद होता जाएगा। और हमारा जो उद्देश्य है यही है कि मैटर आपको याद हो जाए, मैटर आपको समझ में आ जाए और एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो है वो सही हो जाए। ठीक है, यस। अब चलते हैं हम आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम दांत के प्रकारों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दांत के प्रकार। तो दांत के प्रकारों की यदि हम बात करें, ठीक है, तो दांत के प्रकारों में मैं बता दूं आपको, मुख्यतः दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? दांत होते हैं 4 प्रकार के। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं दांतों के, इनकी हम थोड़ी सी परिचर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि नंबर 1 इंसाइजर। नंबर 1 इंसाइजर दांत।
और इंसाइजर दांत जो है इनको कहते हैं दोस्तों कृंतक दांत। कौन से दांत कहते हैं? कृंतक। दूसरे जो दांत हैं इनका नाम है केनाइन, केनाइन दांत। और केनाइन दांत जो होते हैं इनको कहते हैं दोस्तों रदनक दांत। कौन से दांत कहते हैं? रदनक कहते हैं। और नंबर 3, तीसरे प्रकार के जो दांत हैं वो कहलाते हैं प्रीमोलर। क्या कहलाते हैं? प्रीमोलर कहलाते हैं। और जो प्रीमोलर दांत हैं इन्हें कहते हैं छोटी दाढ़। क्या कहते हैं? छोटी दाढ़ कहते हैं। क्लियर? यस। और चौथे प्रकार के जो दांत हैं, ये चौथे प्रकार के दांत कहलाते हैं मित्रों मोलर दांत। क्या कहलाते हैं? मोलर दांत कहलाते हैं। और मोलर दांतों को कहते हैं बड़ी दाढ़। क्या कहते हैं? मोलर को बड़ी दाढ़ कहते हैं। मोलर को क्या कहते हैं? बड़ी दाढ़ कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के जो है ये दांत मनुष्य में पाए जाते हैं। पहले है इंसाइजर जिनको कृंतक भी कहते हैं, दूसरे कैनाइन रदनक भी कहलाते हैं, तीसरे हैं प्रीमोलर छोटी दाढ़, और चौथे हैं दोस्तों मोलर बड़ी दाढ़। एक एक के बारे में अपन डिटेल यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें नंबर 1, तो हम इंसाइजर दांतों के बारे में बात करेंगे। इंसाइजर, इंसाइजर दांत जो है मैं बता चुका हूं कि इनको हम कृंतक दांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृंतक भी कहते हैं। अब बात आती है कि साहब ये जो कृंतक दांत है, इंसाइजर दांत है, ये कौन से दांत है? तो सबसे पहले तो हम बता दें कि ये सामने वाले, ये कौन से दांत है? ये सामने वाले चौड़े दांत हैं। सामने वाले चौड़े दांत हैं। सामने वाले जो चौड़े दांत हैं, जो सबसे बड़े आकार के दांत है ये वाले, ठीक है, ये सामने वाले चौड़े दांत जो है दोस्तों ये इंसाइजर दांत कहलाते हैं। और इंसाइजर दांत जो होते हैं, इन इंसाइजर दांतों का यदि हम कार्य देखें तो इंसाइजर दांतों का कार्य क्या होता है? इंसाइजर दांतों का कार्य होता है भोजन को काटना व कुतरना। तो कार्य देखते हैं इनका। तो इनका कार्य है भोजन को काटना व कुतरना। भोजन को काटना व कुतरना। भोजन को काटना व कुतरना, ये कार्य किसका है? ये इंसाइजर दांतों का कार्य है। किसका कार्य है? इंसाइजर दांतों का ये कार्य है। मित्रों, हमें ये पता है कि काटा या कुतरा जाता है शाकाहार को। किसको? शाकाहार। शाकाहार भोजन को हमेशा काटा या कुतरा जाता है। तो एक चीज हमें यहाँ पर समझ में आ गई कि ये दांत जो है इंसाइजर, इनका ज्यादा उपयोग, यानी कि लिख देता हूं यहाँ पर, इन दांतों का सर्वाधिक उपयोग, इन दांतों का सर्वाधिक उपयोग जो है, ये सर्वाधिक उपयोग कौन करेगा? तो इन दांतों का सर्वाधिक उपयोग करते हैं शाकाहारी। कौन करते हैं? शाकाहारी प्राणी इनका सबसे ज्यादा उपयोग करेंगे। और इस कारण हम कह सकते हैं कि शाकाहारी जीवों में, कौन से जीवों में? शाकाहारी जीवों में ये दांत ज्यादा विकसित, शाकाहारी जीवों में ये दांत क्या होते हैं? ज्यादा विकसित होते हैं, ज्यादा विकसित। क्लियर? यस। तो शाकाहारी जीवों में ज्यादा विकसित होने वाले दांत कौन से? इंसाइजर दांत है। क्लियर? और इन दांतों की एक विशेषता भी है। वो विशेषता क्या है? विशेषता, इंसाइजर दांतों की एक विशेषता है जो मैं आपको बता देता हूं कि इंसाइजर दांतों की विशेषता क्या है। इंसाइजर दांतों की जो विशेषता है, ये विशेषता है दोस्तों कि ये जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं। तो कौन से दांत हैं जो जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं? तो वो दांत हैं अपने इंसाइजर दांत। इंसाइजर दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं, यानी कि जन्म से लेकर और मृत्यु तक वृद्धि करने वाले दांतों में किसका नाम शामिल है? उनमें शामिल है इंसाइजर दांतों का। किनका है? इंसाइजर दांतों का शामिल है। और हाथी में तो इतने ज्यादा वृद्धि कर जाते हैं कि मुंह से बाहर ही निकल आते हैं। इसलिए कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि हाथी में दिखाई देने वाले दांत, तो दोस्तों
हाथी में दिखाई देने वाले जो दांत हैं, ये दांत इंसाइजर दांत होते हैं। कौन से दांत होते हैं? इंसाइजर दांत होते हैं। और कौन से जबड़े के? ये इंसाइजर होते हैं ऊपरी जबड़े के। कौन से जबड़े के होते हैं? इंसाइजर होते हैं दोस्तों ऊपरी जबड़े के। कौन से जबड़े के होते हैं? ऊपरी जबड़े के। ऊपरी जबड़े के। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि तुलनात्मक रूप से जो ज्यादा विकसित होते हैं, तुलनात्मक रूप से जो ज्यादा विकसित होते हैं वो कौन से जबड़े के इंसाइजर होते हैं? तो ऊपर वाले जबड़े के इंसाइजर होते हैं, क्योंकि ऊपर वाले जबड़े में भी इंसाइजर और नीचे वाले जबड़े में भी इंसाइजर है, लेकिन दोनों इंसाइजर में ज्यादा डेवलप जो होते हैं वो ऊपर वाले जबड़े के इंसाइजर होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहां पर हम बात करें तो जैसे खरगोश, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें मित्रों तो हम कह सकते हैं जैसे खरगोश, जैसे गाय, खरगोश, गाय, भेड़, भैंस, ये सभी क्या है? ये सभी शाकाहारी है, सभी शाकाहारी है। और इनमें सबसे ज्यादा विकसित कौन से दांत होते हैं? इंसाइजर दांत इनमें सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। कौन से दांत ज्यादा विकसित होते हैं? इंसाइजर दांत इनमें सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। क्लियर है इतनी बात? यस। इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दूसरे प्रकार के दांतों के विषय में अपन परिचर्चा करते हैं। हमने ये कहा कि मनुष्य जो मुख है ये आहार नाल का प्रारंभिक भाग है, सबसे स्टार्टिंग भाग है, और सबसे अंतिम भाग है एनस बोले तो गुदा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य की आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक फैली होती है। और जो प्रारंभिक भाग है वो मुख है, जिसमें दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। एक हमने बात की जीभ पाई जाती है, और जो दूसरी संरचना है वो है दांत। हमने पहले जीभ के बारे में बात किया, अब दांत के बारे में बात, दांत के भी प्रकारों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो दांत के जो प्रकार है उनमें दूसरा जो प्रकार है दोस्तों वो है, कौन से दांत है? कैनाइन दांत। कौन से? कैनाइन। तो दूसरे प्रकार के जो दांत है ये कैनाइन दांत है। और कैनाइन दांतों को पहले ही बता चुका हूं कि हम कहते हैं रदनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रदनक। कैनाइन दांतों को क्या कहते हैं? रदनक कहते हैं। क्लियर? ओके। अब देखिए रदनक कहते हैं इनको। तो इन दांतों का सबसे पहले कि ये कौन से दांत हैं, तो ये हमारे जबड़े में साइड वाले नुकीले दांत है। कौन से? साइड वाले नुकीले दांत है। साइड वाले नुकीले दांत। तो हमारे जबड़े में साइड में जो नुकीले दांत है इधर और इधर, ये वाले जो दांत है दोस्तों नुकीले, ये दांत कैनाइन दांत कहलाते हैं। और इन दांतों का यदि हम कार्य देखें, दांतों का कार्य है भोजन की चीर फाड़ करना। क्या करना? भोजन की चीर फाड़ करना। भोजन की चीर फाड़ करना। तो चीर फाड़ करना जो कार्य है, ये कार्य किसका है? ये कार्य है कैनाइन दांतों का, बोले तो रदनक दांतों का। अब बात ये आती है कि साहब चीर फाड़ किसकी की जाती है? तो दोस्तों चीर फाड़ जिस भोजन की जाती है वो भोजन है मांसाहार। क्या है? मांसाहार। तो मांसाहार भोजन की चीरफाड़ की जाती है। और वी नो वेरी वेल कि मांसाहार का ज्यादा उपयोग कौन करेंगे? मांसाहारी जीव करेंगे। इसका मतलब मांसाहारियों में ये दांत ज्यादा विकसित होंगे। मांसाहारियों में ये दांत ज्यादा विकसित होते हैं। ये दांत क्या होते हैं? ज्यादा विकसित। मांसाहारियों में ये दांत ज्यादा विकसित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मांसाहारी मांस ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, और मांस की चीरफाड़ करनी पड़ती है। क्लियर? अब आप ये कहोगे कि साहब हम मांस नहीं खाते लेकिन फिर भी हम मांसाहारी हैं। मनुष्य में बहुत सारे मनुष्य हैं जो मांस नहीं खाते, कभी नहीं खाया उन्होंने, लेकिन क्या वो मांसाहारी नहीं है? क्या मांसाहारी है? तो यही से प्रश्न ये बनता है कि कोई एक ऐसा प्रमाण प्रस्तुत कीजिए, कोई एक ऐसा प्रमाण प्रस्तुत कीजिए जो मनुष्य को मांसाहारी होना साबित करता है। तो बस इन्हीं दांतों की उपस्थिति, कौन से दांतों की? कैनाइन दांतों की जो उपस्थिति है, ये कैनाइन दांतों की उपस्थिति मनुष्य को मांसाहारी होना साबित करती है। क्यों? इन दांतों का कार्य चीरफाड़ करना है। ये दांत जिसमें पाए जाते हैं वो मुख्यतः मांसाहारी होते हैं। तो मनुष्य प्रारंभ में जब जंगल में रहता था तो पहले उसने घास फूस खाया, और उसके बाद दोस्तों हुआ ये
कि पाषाण काल आया, पत्थर मिला, उसके नुकीले औजार बनाए और जीवों का, जंतुओं का शिकार करके मनुष्य खाने लगा, कच्चे मांस के रूप में भोजन को खाने लगा, जिसके अत्यधिक चीरफाड़ की और ये दांत जो है ये डेवलप हो गए, विकसित हो गए। ठीक है, इस कारण इन दांतों की जो उपस्थिति है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये दांत जो है आगे अपने तक पहुंच गए। ओके, तो इन दांतों की उपस्थिति मनुष्य को मांसाहारी होना साबित करती है। एग्जाम्पल की हम यहां पर अगर बात करें तो जैसे शेर, जैसे चीता, जैसे बाघ। शेर, चीता, बाघ, ये सभी क्या है? शेर, चीता, बाघ, ये सभी मित्रों मांसाहारी जीव हैं और इनमें ये दांत ज्यादा विकसित होते हैं। कौन से दांत? कैनाइन दांत इनमें ज्यादा विकसित होते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं अगले दांत की तरफ। तो दांत का जो तीसरा प्रकार है, ये तीसरा प्रकार अपना प्रीमोलर। तीसरे प्रकार के दांत है प्रीमोलर। प्रीमोलर की बात करते हैं। प्रीमोलर दांतों को कहते हैं छोटी दाढ़। क्या कहते हैं? छोटी दाढ़ कहते हैं। और इनका यदि हम कार्य देखें तो इन दांतों का कार्य भोजन को चबाना। क्या है? भोजन को चबाना है। और इन्हें अग्रचर्वणक भी कहते हैं। इनका कार्य केवल क्या है दोस्तों? इनका कार्य भोजन को चबाना है। इनका कार्य क्या है? भोजन को चबाना। और इन्हें अग्रचर्वणक भी कहते हैं। यहीं से बात करते हैं चौथे प्रकार के दांतों की, तो वो है मोलर। चौथे प्रकार के दांत कौन है? चौथे प्रकार के दांत हैं मोलर। और जो मोलर दांत हैं इनको हम कहते हैं बड़ी दाढ़। क्या कहते हैं? बड़ी दाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी दाढ़ कहते हैं। और इस बड़ी दाढ़ का जो कार्य है, ये कार्य है क्या? ये है भोजन को चबाना। यानी इनका कार्य भी क्या है? इनका कार्य भी भोजन को चबाना है। इनका कार्य भी क्या है? भोजन को चबाना। क्लियर? यस, ये चर्वणक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चर्वणक। चर्वणक भी कहते हैं इनको। ठीक है, इनको हम कहते हैं अग्र चर्वणक, अग्र चर्वणक। क्लियर? यस। अब देखिए यहां पर कि दांतों के चारों टाइप अपन ने देख लिए। पहला प्रकार अपन ने देखा इंसाइजर। ठीक है, दूसरा टाइप हमने जो देखा वो देखा कैनाइन। क्या देखा? कैनाइन। तीसरा जो टाइप हमने देखा दोस्तों वो हमने देखा प्रीमोलर। और चौथा जो टाइप हमने यहाँ पर देखा वो देखा हमने मोलर। क्या देखा? मोलर देखा। ओके, तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये चार प्रकार के दांत हमने यहाँ पर देखे। अब बात आती है कि एग्जाम में वो यही नहीं रुकेगा। अब आपको लास्ट जो बिंदु है इसका वो भी पूछ सकता है। तो आपसे पूछ सकता है कि मनुष्य का दंत सूत्र क्या है। क्या पूछ सकता है? मनुष्य का दंत सूत्र। तो बात करते हैं अपन मनुष्य के दंत सूत्र की। मनुष्य का दंत सूत्र। मनुष्य के दंत सूत्र की हम यहां पर परिचर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो मनुष्य का दंत सूत्र कैसे याद करेंगे, सबसे पहले मैं बता देता हूं। देखिए, मनुष्य में जबड़े कितने होते हैं, पहले इस बात को आप जान लो। तो मनुष्य में जबड़े होते हैं दोस्तों दो। जबड़े कितने होते हैं? दो। अब दो में एक ऊपरी जबड़ा है, अपर जुआ, और एक लोअर जुआ। ठीक है, एक ऊपरी जबड़ा है, एक नीचे वाला जबड़ा है। ऊपर वाला जो जबड़ा है इसमें भी दांत पाए जाते हैं और नीचे वाला जो जबड़ा है इसमें भी दांत पाए जाते हैं। तो ये तो ऊपर वाला जबड़ा हो गया जिसमें ये दांत है। ठीक है, और ये नीचे वाला जबड़ा हो गया जिसमें दांत पाए जाते हैं, ये वाला। इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये दांत है। क्लियर? तो यहाँ पर पहले माइंड में एक मैप बनना चाहिए कि हमारे दोनों जबड़ों के अंदर क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। और मनुष्य क्या है? द्विपार्श्व संमित है। इसका मतलब मनुष्य जो है इसका संपूर्ण शरीर दो भागों में बटा हुआ है। तो ये एक अर्धांश है जबड़े का और ये आधा अर्धांश है। ये आधा अर्धांश है और ये आधा अर्धांश है।
यानी कि जबड़ा जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। नीचे वाला जबड़ा दो भागों में बटा हुआ है, ऊपर वाला जबड़ा भी दो भागों में बटा हुआ है। तो हम जब भी मनुष्य दंत सूत्र लिखते हैं तो कुछ संख्या हम ऊपर लिखेंगे और कुछ संख्या हम नीचे लिखेंगे। फिर ये जो संख्या हम यहां पर लिखेंगे दोस्तों, ये संख्या हम लिखते हैं किसकी? आधे भाग की। ऊपर वाले आधे जबड़े में कितने दांत हैं वो तो हम इसके ऊपर लिखते हैं। नीचे वाले जबड़े के अर्धांश में या आधे भाग में कितने दांत हैं वो हम यहाँ नीचे लिखते हैं। अब हम चाहते हैं कि पूरे जबड़े के दांत ज्ञात हो, नीचे वाले के भी पूरे जबड़े के दांत ज्ञात हो, तो इसको मिड में डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मिड में मिड में मल्टीपल बाई 2 कर देते हैं। 2 से इसको गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा करते हैं तो ये 2 ऊपर भी गुणा होता है और नीचे भी गुणा होता है। अगली जो बात है वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी ये बता देता हूँ कि दोस्तों ऊपर जब भी हम संख्या लिखते हैं तो इस संख्या लिखने का क्रम ये होता है कि सबसे पहले जो संख्या लिखेंगे ऊपर वो इंसाइजर की लिखेंगे, नीचे भी इंसाइजर की लिखेंगे। फिर दूसरे नंबर पर जो संख्या लिखेंगे वो कैनाइन दांतों की लिखेंगे। तीसरे पर हम प्रीमोलर की संख्या लिखेंगे और चौथे नंबर पर हम जो लिखेंगे वो मोलर दांतों की संख्या लिखेंगे। किसकी संख्या लिखेंगे? मोलर दांतों की संख्या लिखेंगे। पहले तो ये आउटलाइन हमें समझ में आ जानी चाहिए कि जो संख्या हम यहाँ पर लिखते हैं वो कौन कौन से दांतों की कहां पर होती है। तो स्टार्ट में जो भी संख्या होगी वो ऊपर वाले आधे जबड़े में इंसाइजर की दांत और नीचे वाले आधे जबड़े में इंसाइजर की दांत। 2 नंबर पर जो संख्या होगी वो अंडरस्टूड होगी, ऊपर वाले जबड़े में आधे जबड़े में कैनाइन की संख्या और नीचे वाले आधे जबड़े में कैनाइन की संख्या। तीसरे नंबर पर जो संख्या होगी वो ऊपर वाले जबड़े के आधे भाग में प्रीमोलर की संख्या और नीचे वाले जबड़े में आधे भाग में प्रीमोलर की संख्या। और चौथे नंबर पर जो संख्या लिखी होगी वो ऊपर वाले जबड़े में आधे भाग में मोलर की संख्या और नीचे वाले आधे भाग में जबड़े के आधे भाग में मोलर की संख्या गुणा 2 ये होगा। तो ये मैंने आपको आउटलाइन बता दिया है। अब मैं आपको यहां से दंत सूत्र बताने जा रहा हूं। तो जब भी दंत सूत्र पूछेगा, दंत सूत्र, तो दंत सूत्र निम्न प्रकार से पूछ सकता है। अगर आपसे कहे कि बालक में बालक में दंत सूत्र, तो बालक का दंत सूत्र आपसे पूछे तो दोस्तों बालक का जो दंत सूत्र है वो है 2102। बालक का जो दंत सूत्र है ये आपसे पूछे तो हम कहेंगे 2102 बटे 2102 गुणा 2। इसका मतलब क्या हुआ? ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो सबसे पहले संख्या लिखी है इंसाइजर की है, 2 नंबर पर कैनाइन की, 3 नंबर पर प्रीमोलर की और 4 नंबर पर मोलर की है। अब देखिए कुल दांत निकालिए बालक में, तो ये 2 ऊपर भी मल्टीपल है और नीचे भी मल्टीपल है। तो ऊपर वाले जबड़े में कुल इंसाइजर 4, नीचे वाले में 4। कैनाइन ऊपर वाले जबड़े में 2, नीचे वाले में भी 2। प्रीमोलर ऊपर वाले जबड़े में 0, नीचे वाले में भी 0। मोलर ऊपर वाले जबड़े में 4, नीचे वाले जबड़े में भी 4। इसका मतलब यहाँ पर 4 और 2 6, 6 और 4 10। नीचे वाले जबड़े में भी कितने हैं? 10 है। 10 और 10 कितने हो गए? 20। तो बालक में कुल दांत कितने हैं? 20। और यही बात हम कहते हैं कि बालक में कुल दांतों की संख्या कितनी है? 20 है। तो उस 20 का जो दंत सूत्र है ये हमारे सामने आ चुका है। 20 का जो दंत सूत्र है ये हमारे सामने क्या हो चुका है दोस्तों? आ चुका है। इसको हम देख चुके हैं कि 20 कैसे होते हैं और दंत सूत्र क्या होता है। आगे ये बात समझ में? यस, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं। आपने यहां से देख लिया, इसको फिर से मैं ठीक से लिख देता हूं। ठीक, तो ये हो गया 2102 बटे 2102 गुणा 2। क्लियर? तो ये तो हो गया बालक का दंत सूत्र। अब हम बात करते हैं, आपसे कहे कि वयस्क का दंत सूत्र क्या है। तो यदि वयस्क का दंत सूत्र पूछे, वयस्क का दंत सूत्र, तो वयस्क का दंत सूत्र हम बता देंगे ये है 2122 बटे 2122 गुणा 2। क्योंकि दोस्तों हम एक बात जानते हैं कि वयस्क में दांतों की संख्या होती है कितनी? 28। तो देख लीजिए 28 आ रही है क्या? देखिए ये 2 ऊपर गुणा है तो 4, नीचे भी 4, फिर 2 को ऊपर मल्टीपल करेंगे तो ये 2, नीचे 2, ठीक है। फिर प्रीमोलर ऊपर मल्टीपल होगा तो ये कितना आ जाएगा? 4, नीचे भी मल्टीपल होगा तो 4, ठीक है। आफ्टर देन यहाँ पर 4 और 4, तो 4 और 4 8 2 10 और 4 14 और नीचे भी है 14, और 14 और 14 टोटल कितने हो गए? 28। यही बात हम कह रहे हैं
कि वयस्क में 28 दांत है, 28 दांत है तो उनका दंत सूत्र क्या होगा 21/22 बटे 21/22 गुना 2। और ये लीजिएगा आखिरी, आपसे जब भी पूछे आपसे कह दे कि केवल मनुष्य का दंत सूत्र, ओनली, ना बालक बोले ना वयस्क बोले, और केवल आपसे मनुष्य का दंत सूत्र पूछे सीधा, ना बालक लिख के दे ना वयस्क लिख के दे, तो समझ जाना वो पूछना चाह रहा है 21/23 बटे 21/23 गुना 2। इसको जब आप हल करोगे तो हमें पता है कि कुल दांत जो है वो 32 होते हैं, और जब हम इसको हल करते हैं दोस्तों तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ऊपर 4 नीचे दांत, यानी इनसाइड से 4 है नीचे 4 है, कैनाइन 2 नीचे वाले जबड़े में 2, प्री मोलर 4 नीचे वाले में 4, मोलर ऊपर वाले में 6 नीचे वाले में 6, 6 और 4 10 और 2 12 और 4 16, 16 दांत ऊपर वाले जबड़े में और 16 नीचे वाले में, टोटल मिलाकर दांतों की संख्या कितनी हो गई 32 हो गई। कितनी हो गई मित्रों 32 हो गई। तो ये टोटल 32 दांत हो गए। ठीक है, तो जब भी आपको मनुष्य का दंत पूछे तो 21/23 बटे 21/23 गुना 2 जो है अपन यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर मैं कुछ फैक्टर लगा के आपको बता देता हूँ कि जो शाकाहारी जीव होते हैं, शाकाहारी जीव, अब शाकाहारी जीव में जैसे हम बात कर लें, गाय की बात करें, गाय शाकाहारी है, जैसे हम बात करें भैंस की, जैसे हम बात करें दोस्तों हिरण की, ठीक है, भेड़ की बात कर लें, बकरी की बात कर लें, तो दोस्तों ये जो शाकाहारी जीव होते हैं, इन शाकाहारी जीवों के अंदर कौन से दांत नहीं पाए जाते, क्योंकि ये शाकाहारी है, और शाकाहारी है तो इनके अंदर एक दांत नहीं होगा, कौन सा कैनाइन दांत। कौन सा दांत नहीं होगा, कैनाइन दांत इनमें नहीं पाए जाते हैं। कैनाइन दांत इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और कैनाइन दांत एब्सेंट होते हैं तो इनका जो जबड़ा है, इस जबड़े में जहां पर कैनाइन दांत एब्सेंट होते हैं दोस्तों, इस स्थान पर कोई भी दांत नहीं होता है, ये भाग खाली होता है, इसलिए इस खाली भाग को कहते हैं दंत का अवकाश। क्या कहते हैं, दंत का अवकाश, दंत का अवकाश, यानी कि दांत की जगह अवकाश रह जाता है, खाली स्थान रह जाता है। ठीक है, इसलिए इसको दंत का अवकाश कहते हैं। तो प्रश्न पूछे कि दंत का अवकाश किसमें पाया जाता है, तो वे जीव जो शाकाहारी होते हैं, वे जीव जो कंप्लीटली शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, तो शाकाहारी जो जीव है उनमें कैनाइन दांत नहीं पाए जाते। कैनाइन दांतों के स्थान पर खाली स्पेस रहता है, खाली जगह रहती है, जिसे दंत का अवकाश कहते हैं। क्लियर, यस। तो ये था दोस्तों आज का अपना टॉपिक। इस टॉपिक में अपन ने जो पढ़ा वो अपन ने पढ़ा मुख के बारे में। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे थे किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसको दो भागों में हमने डिवाइड किया, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल और फूड सबस्टेंस। तो आहार नाल में सबसे पहले अपन ने पहले टॉपिक की बात की, ये था अपना माउथ। माउथ में हमने जीभ देखी और उसके बाद दांत देखी, बाकी देखेंगे अगली क्लास में। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।